आज अभी हम लोग रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं। रिसर्च मेथड्स मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। चलो उसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखे थे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत अच्छे से देखे थे डिटेल्स में, और हमको मजा भी आया था पढ़ने में, जिसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखे थे कि एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उसमें दो ग्रुप होना जरूरी होता है। एक ग्रुप होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसपे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है या इस पे चेंजेस अप्लाई होता है, मैनिपुलेशन अप्लाई होता है। लेकिन कंट्रोल ग्रुप का मतलब है अस्थिर ग्रुप। क्या है? अस्थिर ग्रुप। ये अस्थिर रहता है और इससे इसके चेंज का हम कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए इसको अस्थिर बोला जाता है। और इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, इसलिए ये अस्थिर होता है। ठीक है, चलो आगे हम आज के क्लास में जो रिसर्च है वो अनुप्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अनुप्रयोग मतलब व्यवहार के आधार पर। क्या? व्यवहार के आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो रिसर्च दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? अनुप्रयोग के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं? गुड। कौन कौन सा? इसको व्यवहारिक शोध भी कहते हैं। ठीक है, इसको व्यवहारिक शोध भी कहते हैं। चलिए, तो इन्हीं दोनों के विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक मौलिक शोध जिसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बेसिक रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है, हम एक ऐसा रिसर्च करते हैं जिसमें हम नया ज्ञान जोड़ना चाहते हैं। हम कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ नई खोज करना चाहते हैं, है ना? तो उसी को हम बोलते हैं बेसिक या मौलिक शोध। बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च, ये लॉन्ग टर्म थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे कोई लर्निंग थ्योरी का विकास करना, ह्यूमन बिहेवियर पर अध्ययन। इसमें सडन नहीं होता, ये रिसर्च जो होता है वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता। इसके लिए एक लॉन्ग टाइम मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे इमेजिन करो कि आप लोग इसरो जानते होंगे, जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि ये अपना एक यान भेजने वाला है। एक अब एक प्लान कर रहा है कि हम अपना एक चंद्रमा पे रिसर्च करें, है ना? तो चंद्रमा पे रिसर्च करने के लिए जो सैटेलाइट भेजेगा, वहां पे भेजने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक प्लान करना पड़ेगा। सडनली सैटेलाइट उठा के नहीं भेज देगा, एक प्लानिंग करेगा। वहां पे जानना क्या चाहता है, वहां पे जानना क्या चाहता है, कोई पेड़ पौधा वहां पे उगा के देखना चाहता है कि
वहाँ का जो वातावरण है उसका अध्ययन करना चाहता है। तो मान लो अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा उसी का अध्ययन करना होगा, तो इन्वायरमेंट के अध्ययन के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टाइम तक चीजों को, कैमरा और जो भी इक्विपमेंट होगा, लॉन्ग टाइम तक उसको वहां पे सेट करके रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? एक लॉन्ग टर्म थ्योरेटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? हम नया ज्ञान जोड़ते हैं। नया ज्ञान में कुछ नया जोड़ते हैं या कोई नया ज्ञान का खोज करते हैं। इसी को हम मौलिक शोध कहते हैं या बेसिक रिसर्च। ठीक है। दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च। इसका मतलब होता है अनुपयुक्त शोध। इसको व्यवहारिक शोध भी कहते हैं। व्यवहारिक शोध भी कहते हैं। ठीक है। व्यवहारिक शोध में क्या, जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस पे शोध करना। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, जैसे अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और क्या चल रहा है? पॉल्यूशन। यही दोनों बर्निंग मुद्दा है ना, पॉल्यूशन। तो लोग इन समस्याओं पे काफी बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन में एक स्कोप क्या उभर के आया? स्कोप ये उभर के आया कि अब इन मुद्दों पर रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि ये एक समस्या है, एक व्यवहारिक समस्या है। क्या है? एक व्यवहारिक समस्या है, और इस समस्या के निपटारा के लिए इन टॉपिक्स पे रिसर्च मांगता है। समझ गए? इसीलिए इस पे रिसर्च किया जाएगा। तो इस पे रिसर्च क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये एक समस्या है। तो समस्या के समाधान के लिए जब हम रिसर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च। क्या कहेंगे? अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका उद्देश्य होता है वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढना। ठीक है, मतलब फील्ड वर्क टाइप, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या होगा उसका समाधान ढूंढना। टीचिंग मेथड्स में सुधार करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये सभी क्या है? ये एक अप्लाइड रिसर्च है। समझ गए? समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो भी अप्लाइड रिसर्च है। वर्तमान समस्या जो चल रहा था उसके समाधान के लिए जो रिसर्च होगा वो अप्लाइड रिसर्च होगा। चलो हम दोनों में थोड़ा सा अंतर देखते हैं, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। अच्छा, इस बेसिक रिसर्च को ना फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसको बेसिक, प्योर और फंडामेंटल तीनों कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक। ठीक है, तो इस मौलिक रिसर्च का या इसको प्राथमिक रिसर्च भी कहते हैं। प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, मौलिक या प्राथमिक भी कहते हैं हिंदी में। चलिए इसके हम टाइप्स वो देखते हैं, दोनों में अंतर। तो यहाँ पे ये समझिए आप कि हम फंडामेंटल के विषय में क्या देखें कि या तो नया ज्ञान खोजना है या एग्जिस्टेंट नॉलेज जो है उसमें वृद्धि करना है।
लेकिन अप्लाइड में क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना था। उसी तरीके से जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, शुरू में ही बताया कि इन्वेंशन, कोई इन्वेंट करना या कुछ नया खोजना, मतलब डिस्कवरी या इन्वेंशन पर आधारित है ना। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च हुआ, व्यवहारिक रिसर्च, व्यवहारिक शोध, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन या एप्लीकेशन पर आधारित है। इन्वेंशन और इनोवेशन अलग चीज है। इन्वेंटेड चीजों में बदलाव करना ही इनोवेशन होता है, और इन्वेंशन मतलब कुछ नई चीज करना। नई चीज में जो समस्या होगा उसमें या कोई बदलाव करना होगा, उसके लिए हम इनोवेशन करेंगे। समझ गए? समझे? गुड। तो जो अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च होता है वो ज्यादातर एकेडमिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो रिसर्च होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होते हैं। ये एक एक्सटेंसिव नेचर में एक एक्सटेंसिव रोल प्ले करता है, और ये इंटेंसिव रोल प्ले करता है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव रोल प्ले करता है। थ्योरी बिल्डिंग पर जोर देता है, थ्योरी क्रिएट करता है, न्यू थ्योरी। लेकिन ये क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर देता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी बिल्डिंग दोनों डिफरेंट, समझ गए ना। थ्योरी बना रहा है और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आप लोग इस दो क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम आगे जाएंगे, देखेंगे और कैसे ये सेम होता है बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या पढ़े कि नॉलेज में वृद्धि करने वाला शोध क्या कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कर, करता है ना। और जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो होता है अप्लाइड रिसर्च, होता है ना। चलो हम जाएंगे, देखेंगे एक्शन रिसर्च किसे कहता है। अभी तक तो हम वहां पहुंचे ही नहीं। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे कौन सा रिसर्च आधारित होता है? सी, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो नॉलेज में वृद्धि या न्यू चीज खोजने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आप बताओ, जो अब फंडामेंटल रिसर्च होगा वो एक्सटेंसिव कैसे होगा, कोई बता सकता है? एक्सटेंसिव कैसे होगा? और अप्लाइड रिसर्च इंटेंसिव कैसे होगा? बताइए। चलिए, आप लोगों का तो इसमें से बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। बबीता बताओ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक। शुरू में ही बताए थे आप लोगों को कि ये जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ये एक बड़ा रिसर्च होता है। क्या होता है? बड़ा। ये बड़ा लेवल पे किया जाता है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम चंद्रयान भेजने के लिए, तभी हम वहां के बारे में कुछ जानेंगे। ह्यूमन हेल्थ के विषय में अगर हमको पढ़ना है तो एक ह्यूमन हेल्थ को पढ़ लेने से ह्यूमन हेल्थ के विषय में नहीं जान जाएंगे ना। तो हमें एक लार्ज नंबर पे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। लार्ज नंबर
अब पीपल पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये रिसर्च किस पे हुआ? एक बड़ा स्केल पे, बड़े स्केल पे रिसर्च हो गया। लेकिन ये जो अप्लाइड रिसर्च है, ये व्यवहारिक रिसर्च है। छोटा मोटा समस्या पे भी इसका रिसर्च हो जाता है ना। तो ये इंटेंसिव हो गया। क्या हो गया? इंटेंसिव। इसमें हम गहन अध्ययन करते हैं और कोई समस्या जो होता है उसके गहराई तक जाते हैं। क्या करते हैं? उसके गहराई तक जाके समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो अप्लाइड रिसर्च होता है एक सूक्ष्म अध्ययन होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म अध्ययन। इसीलिए इसको हम इंटेंसिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव इन नेचर कहते हैं। ठीक, समझ गए? तो हम लोग फंडामेंटल और प्योर रिसर्च को देख लिए। अब हम आगे आते हैं। लॉजिक के आधार पर जब हम रिसर्च को बांटते हैं तो भी ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है डिडक्टिव अप्रोच और दूसरा होता है इंडक्टिव अप्रोच। समझ गए हैं? एक होता है डिडक्टिव अप्रोच और दूसरा इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? बताइए। बोलो। हम्म। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सा डिटेल्स में। तो हम आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाए हुए हैं, बस वही समझ लो कि लॉजिकल रीजनिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का दो अप्रोच होता है, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव, है ना। ये जो फेमस है। तो डिडक्टिव से हमारा तात्पर्य होता है कि हम पहले एक जनरल परसेप्शन बनाते हैं। क्या कहते करते हैं? एक जनरल परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है। और इस जनरल परसेप्शन को प्रूफ करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए हम एक स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। किसकी ओर? स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। जैसे हम कह दिए आपको कि पृथ्वी का सभी जीव मरणशील है। क्या कह दिए? पृथ्वी का सभी जीव मरणशील है। हम आपको एक ये हाइपोथेसिस बना दिए। इसी के आधार पर हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। तो हम एक हाइपोथेसिस बना दिए। किसके आधार पर? थ्योरी के आधार पर। और इस सभी जीव मरणशील होते हैं ऐसा बोल के हम क्या किए? हम सिद्ध करने चले गए। अब सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो हम स्पेसिफिक की ओर जाएंगे और कहेंगे कि देखो बेटा, ये जानवर है, जानवर में ये कैट है। ठीक है। ह्यूमन में ये इंसान है, मतलब लड़का है कोई, मान लो। ठीक है। मछली में ये कोई फिश है, जेली मान लो कोई फिश है, जेली फिश है, जेली फिश ही मान लो। तो ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया। मतलब जितने भी मान जीव हो रहे हैं वो सभी क्या हो जा रहे हैं? मरणशील। इसीलिए हम इस आधार पे कह सकते हैं कि सभी जीव मरणशील है। तो हम पहले क्या दिए? पहले एक जनरल परसेप्शन दिए कि सभी जीव मरणशील होते हैं। फिर स्पेसिफिक की ओर आया, कैट, डॉग, ह्यूमन, फिश, स्पेसिफिक की ओर आया। तो जो डिडक्टिव अप्रोच होता है इसमें हम
टॉप से डाउन की ओर आते हैं। जनरल से हम स्पेसिफिक की ओर आते हैं। इसी को डिडक्टिव अप्रोच को ही टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। और इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर आते हैं। ठीक है, थ्योरी से शुरू होकर हम फैक्ट्स पर आते हैं। किससे शुरू होकर? थ्योरी क्या दिए हम? सभी जीव मरणशील है। फैक्ट्स क्या था? बिल्ली, लड़का, जेलीफिश। ठीक है, ये सब फैक्ट्स था। तो हम थ्योरी से शुरू किए और फैक्ट्स पर आए। यही हो गया हमारा डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, हाइपोथेसिस, थ्योरी के आधार पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। सेम काम हम किए, सभी मनुष्य मरणशील है, वो एक थ्योरी है। और वो जो थ्योरी है उसको हम एक हाइपोथेसिस बनाए। अब उस हाइपोथेसिस को सिद्ध करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हाइपोथेसिस इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है ना। मतलब अगर मान लो कि नहीं मरा तो हमारा जो हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मर गया तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। क्या समझे? तो एग्जांपल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। ये एक जनरल एग्जाम्पल है। क्या है? एक जनरल बात कर रहा है। सभी बात क्या कह रहा है? सभी बात। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बात हो गया। यूनिवर्सल पॉजिटिव कह रहा है। कह रहा है ना कि सभी मनुष्य मरणशील है। और ये एक जनरल का। उसके बाद कह रहा है सुकरात एक आदमी है, सुकरात इज अ मैन। तो ये हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कह दिया। तो ये दोनों तो एक स्टेटमेंट है और इसके आधार पर एक क्या निकाल रहा है? कंक्लूजन। इसीलिए सुकरात मरणशील है ना। सभी आदमी मरणशील है और सुकरात एक आदमी है, तो आदमी भी मरणशील, सुकरात भी मरणशील होगा। तो इससे क्या हुआ? ये जो थ्योरी बनाया, जनरल थ्योरी, उस थ्योरी का क्या किया? टेस्टिंग किया। तो थ्योरी टेस्टिंग में उपयोगी होता है क्या? डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच किस में इंपॉर्टेंट होता है? थ्योरी टेस्टिंग। समझ गए? चलो, दूसरा अप्रोच है लॉजिक के आधार पे जो शोध है उसका, इंडक्टिव अप्रोच। क्या है इंडक्टिव अप्रोच? इंडक्टिव का मतलब आग्नात्मक, निग्नात्मक, निग्नात्मक, नीचे की ओर आओ। यहां से समझो, डी 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 लगा दिया, आ नहीं लगाया। देखो, आप सब जानते हैं इन मतलब क्या होता है? अंदर। इन मतलब अंदर होता है ना, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ, यही होता है ना। तो इन का मतलब अंदर जो आएगा वो आगे ही बढ़ेगा ना। आगे बढ़ा तो क्या हो गया? आग्नात्मक। ठीक है। डी, डी का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। और इन लगा देंगे तो इंक्रीज हो गया ना। इन मतलब बढ़ा, आगे बढ़ा। डिक्रीज मतलब घटा, घटा का मतलब क्या आया? नीचे आया। हुआ ना। तो यहाँ पे डी से हमारा क्या तात्पर्य है? निग्नात्मक। और नी से मतलब नीचे की ओर, और आ से मतलब आगे की ओर। तो नीचे की ओर जब जाएगा तो हम पहले पूरे शरीर को देखेंगे, फिर शरीर के एक अंग को देखेंगे। तो नीचे की ओर गए ना हम। आ का मतलब क्या हो गया? आगे की ओर। मतलब हम पहले आपका पैर देखें, फिर आपका हाथ देखें, फिर आपका मुंह देखें, फिर आपका थोबड़ा देखें, फिर नाक कान देखें, और फिर आपका पूरा शरीर देखें। क्या समझे? तो ये क्या हो गया? टॉप टू, सॉरी, बॉटम टू टॉप अप्रोच। यहाँ पे
बटम टू अप लिखा है या बटम टू टॉप अप्रोच भी, हाँ ठीक है, टॉप बटम से अप अप्रोच या बटम टॉप अप्रोच हो गया। लेकिन ये क्या था, टॉप डाउन अप्रोच, समझ गए। तो यहां पे हम क्या पहले बोले, आपका हाथ बोले, हाथ, सॉरी आपका पैर बोले, तो पैर एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, हाथ आपका एक स्पेसिफिक पार्ट है। फिर पूरा शरीर देख लिया आपका, तो वो सभी अंगों को मिलाकर बनता है, तो वो जनरल बात होगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे थ्योरी से शुरू होकर फैक्ट्स पर आता है। क्या होता है, डिडक्टिव निगनात्मक जो है थ्योरी से शुरू होकर फैक्ट्स पे आ रहा है, लेकिन अग्नात्मक में, इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनती है। किससे, ऑब्जर्वेशन से। मान लो एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारा क्लास में 10 गो बच्चा है, ठीक है, एगो का नाम ए से शुरू होता है, यो करिया है, एगो का नाम बी से शुरू होता है, ये भी करिया है, एगो का नाम सी से शुरू होता है, ये भी करिया है, एगो का नाम एन से शुरू होता है, ये भी करिया है। समझ गए। तो हम 4 बच्चा को देख लिए और सब करिया है, क्या है, करिया है। अब हम क्या सोचेंगे, अरे भाई 4 को जब करिया, मतलब मेरे क्लास में जितना है ना अच्छा नहीं नहीं, अरे हम नाम नाम थोड़ी ना बोले, हम तो अल्फाबेट बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानो, ठीक है। अब अब बताओ मेरे को एक बात कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक सब करिया है ना। अब हम कहेंगे कि पूरा क्लास से करिया है, पूरा क्लास करिया है। अरे हम मेरे बच्चे हैं, आप लोग करिया रहे चाहे गोरे रहे, आप मेरे बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरा क्लास ही करिया है। यहाँ पे समझो इस बात को कि हम 3-4 लोगों को देखे, क्लास में 10 बच्चे हैं हम, लेकिन 4 ही को देखे, और एक ऑब्जर्वेशन पे हम बोल दिए कि सब करिया है। तो ये क्या हो गया, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक ए था, बी था, सी था, डी था, और जनरल क्या हो गया, पूरा क्लास। समझ गए। तो यहाँ पे हमको बस यही समझना है कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच अपना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे आसपास में इर्द गिर्द में चल रहे चीजें होती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और एक अपना परसेप्शन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं। क्या समझे, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पड़ोसी में एगो फलनिया रहती है, क्या रहती है, फलनिया। फलनिया मतलब जानते हो ना आप लोग, ठीक है। आपके पड़ोस में एक फलनिया रहती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड छोड़ने आया, दूसरा दिन उसका फिर एक लड़का आया छोड़ने, एक बॉय आया छोड़ने, तीसरा दिन भी एगो बॉय आया छोड़ने, ठीक है। लेकिन हम नहीं जानते कि बॉय कौन है। तो हम क्या सोचेंगे, चौथा दिन हम ऐसा सोचेंगे, देख बहन, जो फलनिया है ना, रोज रोज उसको एगो लड़का छोड़ने आता है, पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा, और देखना आज भी उसको वही छोड़ने आएगा। लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते कि उसका एगो दूर का भाई था, वही छोड़ने आता था। अब क्या हुआ, हम तो बोल दिए चौथा दिन कि उसका वही लड़का छोड़ने आएगा, लेकिन तो दूर का भाई मजबूरी था, छोड़ रहा था, तो इसका पिताजी छोड़ने आ गया चौथा दिन। तो आगे क्या होगा, इसका श्योरिटी नहीं है हमारे पास। क्या समझे, आगे क्या होगा, इसका श्योरिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर बातें कर रहे हैं। वही हो जाएगा आगनात्मक पद्धति, अप्रोच। जैसे हाँ, पैटर्न खोजना, देखो पैटर्न बोले ना कि
ए काम यही किया, बी यही किया, सी यही किया, डी यही किया, मतलब ए टू जेड सब यही काम करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे जनरलाइजेशन बनाना हो गया। एग्जाम्पल में देख लो, सुकरात इज मॉर्टल, एलेक्जेंडर इज मॉर्टल, दूगो मरणशील है। इसी आधार पर हम कह देंगे कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्योरी बिल्डिंग कर रहे हैं हम, थ्योरी को टेस्ट नहीं कर रहे। डिडक्टिव थ्योरी टेस्टिंग के में उपयोगी होता है, लेकिन इंडक्टिव थ्योरी बिल्डिंग में उपयोगी होता है। बस समझ, मजा आ रहा होगा एकदम पढ़ने में और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप बताइए। सी है। अच्छा चलिए, अभी देखिए ना, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक जब जाते हैं तो जनरल मतलब हम पूरा शरीर को देख लिए पहले, ठीक है, और उसके बाद हम इसका एगो हाथ देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम जनरल देख लिए फिर स्पेसिफिक की ओर गए, तो वो डिडक्टिव अप्रोच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक। लेकिन ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की प्रक्रिया बनाते हैं तो हम इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हैं। किसका? इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो रिसर्च होता है वो इंक्वायरी के आधार पर, मतलब जांच के आधार पर कि कितने प्रकार के होते हैं। तो जांच के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से क्या तात्पर्य होता है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होता है, कोई भी चीज हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं। तो यह पद्धति सामान्यतः क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ी होती है। अब आपको हम कहेंगे 10 लिखो, तो आप 10 ही लिखेंगे ना, लेकिन हम कहेंगे थोड़ा रो लो, क्या कहेंगे? थोड़ा रो लो। तो आप क्या करेंगे? 5 ml आंसू बहाएंगे कि 10 ml आंसू बहाएंगे कि 20 ml आंसू बहाएंगे? किसको पता, नहीं ना। तो ये तो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। तो जब मेजरमेंट नहीं किया जा सकेगा तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या हो गया? जिसको हम क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब हुआ? जिसको हम क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ी हुई हो गई। रिसर्च प्रोसेस के सभी तत्व से तय होते हैं। ऑब्जेक्टिव रिसर्च डिजाइन सैंपल क्वेश्चन, और इसका उपयोग किसी समस्या की मात्रा जानने के लिए किया जाता है। किसका? किसी समस्या की मात्रा, एक्सटेंट, कितनी मात्रा में मारने आया था, मारने आए थे, आक्रमण करने आएंगे, तो सैनिक जो होगा उसकी संख्या कितनी होगी,
गोला बारूद कितनी संख्या में होगा उसके पास, ठीक है, गोला बारूद कितनी संख्या में होगा उसके पास, ये कौन पूछेगा, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पूछेगा। लेकिन इस सैनिक का मनोबल कैसा था, सैनिक का शरीर कितना स्ट्रांग था, कितना मोटिवेटेड था, भूख लगा हुआ था उसको कि खाली पेट था, ये सब कौन पूछेगा, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। समझ गए? तो कितने लोगों की समस्या है और कितने लोगों की किसी एटीट्यूड को मानते हैं, कितने लोग किसी एटीट्यूड को मानते हैं, तो एक मेजरमेंट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, देखो कल हम लोग पढ़े थे उसमें आया था स्ट्रक्चर्ड वाला या अनस्ट्रक्चर्ड वाला, तो मेजरमेंट, नंबर, स्टैटिस्टिक्स को क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। समझ गए? चलो, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होते हैं, क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होते हैं, असंरचित अन्वेषण पद्धति। इसमें क्या होता है, तो ये गुणात्मक होता है, गुणों को दिखाता है, किसको दिखाता है, गुणों को। ये पद्धति गुणात्मक शोध से संबंधित होता है और रिसर्च प्रोसेस में यह अधिक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। समझ गए? तो इसका उद्देश्य किसी समस्या की प्रकृति को समझना होता है। उसका स्ट्रक्चर्ड वाला का क्या फेनोमेनन क्या होता है, उसकी मात्रा को समझना, इसको समझना मात्रा को, लेकिन यहां पे उसकी नेचर को समझना होता है, ना कि उसकी मात्रा। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, डेप्थ कितना है, ये सभी चीजों का हम अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में देखेंगे। समझ गए बबनी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। हम एक बार दोबारा देखते हैं। दोबारा ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कोई संख्या जिसको हम माप सकते हैं, तो मापना, ठीक है, या मात्रा जिसको मापा जा सकता है, इस तरीके का अगर रिसर्च में कोई अप्रोच होता है तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं। ठीक है, और जिसमें उसका मतलब जानना हो, उसकी गहराई को जानना हो, उसके एक्सपीरियंस को जानना हो, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड समझते हैं, उसको अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, चलो हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1857 का जो युद्ध हुआ था, 1857 क्रांति हुआ था ना, रिवॉल्यूशन। तो आपसे दो सवाल किया जाएगा इससे रिलेटेड। कितने? दो सवाल। इसी से क्लियर हो जाएगा कि आपका आप कौन सा अप्रोच अपनाया जा रहा है। पूछा जाएगा इसमें कि कितने जानों की हानि हुई, कितने जानों की हानि मतलब कितने लोग मरे इसमें। ठीक है, और दूसरा सवाल पूछा जाएगा इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, इसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ। तो आप बताओ इसमें स्ट्रक्चर्ड कौन होगा और अनस्ट्रक्चर्ड कौन होगा? गुड। तो कितने लोग मरे ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड, जिसको हम माप सकते हैं, और
कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, इसको माप नहीं सकते लेकिन इसका हम व्याख्या कर सकते हैं, इसका मतलब बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, गुड। हम दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में। तो स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच होता है वो क्वांटिटेटिव नंबर्स के आधार पे होता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड गुण के आधार पे होता है, गुणात्मक गुणात्मक शोध के आधार पर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच होता है वो प्री प्लान्ड होता है। क्या होता है? प्री प्लान्ड प्रोसेस होता है कि हमको 10,000 बच्चों का वेट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? वेट मेजर करना है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होगा, अप्रोच होगा, वो काफी फ्लेक्सिबल अप प्रोसेस होता है। और इस फ्लेक्सिबल प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि 1,000 जो बच्चे हैं ये मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, मानसिक कितना मजबूत है, ये देखेंगे। तो ये मानसिक रूप से मजबूत को मेजरमेंट नहीं ना कर सकते हैं, तो ये हो गया फ्लेक्सिबल मेथड। ठीक है, तो नंबर और मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया, और ये डिस्क्रिप्शन और मीनिंग्स को समझने के लिए हो गया, एक्सटेंट जानने के लिए, मात्रा जानने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचर जानने के लिए होता है। ठीक, चलो अब इसका आंसर बताओ आप। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सामान्यतः क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा से संबंधित है, इसको मात्रात्मक कहते हैं ना, मात्रात्मक शोध। तो वो भी मात्रा को ही मेजरमेंट करता है ना। ठीक है, किसी समस्या की प्रकृति को समझने के लिए उपयुक्त पद्धति क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और ये अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, किससे रिलेटेड होता है? क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे आपको गुण, उसके गुण को जानना है, गुणात्मक शोध को जानना है। ठीक है, अब बताओ, रिसर्च प्रोसेस के सभी तत्व पहले से तय होना किस अप्रोच की विशेषता है? गुड। रिसर्च प्रोसेस के सभी तत्व पहले से तय होना ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का क्वालिटी है, विशेषता है। ठीक है, चलो तो काफी देख लिए, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अप्लाइड और फंडामेंटल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के आधार पे शोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। चलो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अब दोनों को समझते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव। देखो मात्रा जैसे आया ना, इसका मतलब मात्रा को नापना है, चाहे वो नंबर हो, चाहे उसका मेजरमेंट करना हो, चाहे उसका वेट हो, या कुछ भी हो, मात्रा होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, मात्रात्मक, यह शोध की यह शोध मुख्यतः डिडक्टिव अप्रोच पर आधारित होता है। डिडक्टिव अप्रोच के बारे में हम देखे थे ना कि ये प्रूव करता है। क्या करता है? प्रूव करता है, थ्योरी को टेस्ट करता है। क्या करता है? थ्योरी टेस्टिंग के लिए हेल्प आता है डिडक्टिव अप्रोच। तो मात्रा जो होगा, कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये तो थ्योरी टेस्टिंग है ना। फैक्ट टेस्ट है, फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे
क्वांटिटी क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कहेगा, उस नंबर्स को मेजर करेगा, ठीक है, नंबर्स मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स से संबंधित होता है। वेरिएबल्स को सिस्टमेटिकली मेजर किया जाता है, क्या किया जाता है, सिस्टमेटिकली मेजर किया जाता है, और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। व्हाट, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी मात्रा में, ये सभी क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं गुणात्मक शोध में। देखो ये बहुत अच्छे से समझना, ऐसे तो आप लोग जान ही जाएंगे गुणात्मक शोध के बारे में, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि आगे ये बहुत काम देने वाला है। क्योंकि ज्यादातर जो सोशल साइंस का रिसर्च होता है, किसका, सोशल साइंस का, वो उसमें हम क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हैं। कि कौन सा अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा बार पूछता है क्वालिटेटिव के बारे में, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मात्रात्मक रिसर्च में हम सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये सभी हो गया मात्रात्मक शोध, ठीक है। अब हम देखते हैं गुणात्मक शोध किसे कहते हैं। गुणात्मक, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है कि वर्ड्स, मीनिंग्स, एक्सपीरियंस से संबंधित होना। मतलब आप कितना एक्सपीरियंस्ड इंसान है, इससे रिलेट कर लो इसको। उसके अलावा इसका उद्देश्य होता है किसी कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणा या अनुभव को गहराई से समझना, किसी थ्योरी को समझना, टेस्ट नहीं करना, थ्योरी को समझना, ठीक है। तो यह शोध इंडक्टिव, आज्ञात्मक से जुड़ा होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च किससे जुड़ा होता है, आज्ञात्मक से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, और उसका मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, क्यों और हाउ, और उसके परिभाषा को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं। आपको क्यों पीटा गया, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, गुण, गुण पर आधारित, मात्रा पे नहीं आधारित, गुण पे आधारित, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इस क्वालिटेटिव मेथड का कुछ विधि होता है, उसको देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का कुछ मेथड्स होता है, उसको देखते हैं। जैसे इन डेप्थ इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार का क्या मतलब होता है, गहन साक्षात्कार ये 1-to-1 इंटरव्यू होता है। 1-to-1 इंटरव्यू मतलब एक आदमी जो होगा वो दूसरे आदमी से सवालों का अंबार लगाएगा। एक एक आदमी दूसरे आदमी से इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, उससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा है। हाँ बोलो। क्या, पीपीटी नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा वो नेटवर्क में इशू की वजह से हो रहा होगा, आपके नेटवर्क। मेरा वाईफाई तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा कोई नहीं,
अब आप लोगों को ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं ना हुआ? या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है? देखिए आप लोगों में ना नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम जो यहाँ पे हम दो चीजें देखें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, हम मात्रा की बात करते हैं कि कितनी मात्रा में और क्या हुआ, ठीक है, और कितना हुआ। लेकिन गुणात्मक में हम गुण समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, हम अनुभव को मेजरमेंट कर, अनुभव को लिखते हैं, समझते हैं, उसके परिभाषा को समझते हैं। तो ये सभी मात्रात्मक रिसर्च हो। तो ज्यादातर आप जब रिसर्च करेंगे ना, तो अपने मेथड ऑफ रिसर्च में लिखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स के रिसर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें कि इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है। इन डेप्थ इंटरव्यू से हमारा तात्पर्य होता है 1-to-1 इंटरव्यू। एक आदमी दूसरे आदमी से इंटरव्यू ले रहा है, उसकी सारी बातें पूछ रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेगा, उसकी पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सारा बात पूछेगा। क्या उसको मेजरमेंट किया जा सकता है? नहीं ना। तो उसको हम बोलेंगे इन डेप्थ इंटरव्यू मेथड। क्या बोलेंगे? इन डेप्थ इंटरव्यू मेथड। इसमें एक समय में एक पार्टिसिपेंट से बात की जाती है, बहुत लोगों से नहीं। एक समय में एक ही पार्टिसिपेंट से बात की जाती है और इंटरव्यू सिस्टमेटिकली प्लान्ड होता है। लेकिन इसमें अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट भी होते हैं। प्लान्ड होता है कि किस आदमी से इंटरव्यू लेना है, क्या क्या पूछना है, लेकिन इसमें अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स भी होते हैं। समझ गए? रिसर्चर्स पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करता है, यही बोले ना, इसमें पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। 20 से 30 मिनट की अवधि दिया जाता है उस व्यक्ति से जिसे इंटरव्यू होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पार्टिसिपेंट से मैक्सिमम मैक्सिमम मीनिंगफुल डेटा प्राप्त किया जा। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस, ओपिनियंस और परसेप्शन के लिए ये इंटरव्यू होता है। समझ गए? इसी को इन डेप्थ इंटरव्यू कहते हैं। तो ये एक मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च, समझ गए? दूसरा जो मेथड है क्वालिटेटिव का, वो है फोकस ग्रुप। आप लोग बार बार देखे होंगे फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पे देखो, फोकस ग्रुप से हमारा तात्पर्य होता है कि इस ग्रुप में 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, भाग लेने वाले लोग होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स अक्सर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। मतलब आप लोग टीवी इंटरव्यू देखे होंगे, टीवी डिस्कशन देखे होंगे, देखे होंगे ना, 5-6 लोग रहता है और सब आपस में डिस्कशन करता है। तो फोकस ग्रुप से हमारा तात्पर्य होता है कि पार्टिसिपेंट अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स होते हैं फोकस ग्रुप में, और डिस्कशन को संचालित करने के लिए एक मॉडरेटर होता है। क्या होता है? एक मॉडरेटर होता है। उसको हम लोग अपने भाषा में न्यूज एंकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूज एंकर। ठीक है, मॉडरेटर हो गया। और मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? मॉडरेटर का कार्य होता है सही रिसर्च क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन को दिशा देना, और रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना। और जैसे रेलेवेंट डेटा कलेक्ट होता है, देखते हैं ना न्यूज वाला,
लिख देता है कि फलाना ने ऐसा जवाब दिया, फलाना ने इस चीज के बारे में बताया। तो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, एक मॉडरेटर होता है, और जो न्यूज डिस्कशन होता है उसी को हम मान लो फोकस ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप। तो इससे हम ओपिनियन कलेक्ट करते हैं और उनके व्यूज को हम कलेक्टिव व्यूज को कलेक्ट करते हैं। समझ गए? इन डेप्थ मतलब एक व्यक्ति से 20-30 मिनट साक्षात्कार एक बार में एक ही। फोकस ग्रुप मतलब 6 से 10 लोगों का ग्रुप। पूछ सकता है एग्जाम के लिए भी आई है ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? नैरेटिव रिसर्च, नैरेटिव मतलब कथात्मक, कोई नैरेटिव बना देता है। क्या होता है? नैरेटिव बना देता है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। नैरेटिव रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है, यह लिटरेचर रिव्यू पर आधारित होता है। किस पर आधारित? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से का क्या तात्पर्य होता है, कोई बता सकता है? मजा नहीं आया। और कोई? बताइए, और कोई? अरे किसी को नहीं पता लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? गुड़िया बताओ, क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? हाँ बोल, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? मनीषा? हाँ बताओ बताओ अनुपमा। नहीं, मजा नहीं आया। मनीषा बताइए। हम इसका मतलब पूछ रहे हैं। अब मंजू जी बताइए तो आप। बताइए, अब तो एग्जाम देते हैं। हाँ। हम्म। चलिए, जब हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको अभी बता देते हैं। लिटरेचर रिव्यू से हमारा तात्पर्य होता है, जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो किसी टॉपिक को चूज करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को चूज करते हैं। मान लो इस टॉपिक का नाम है विमेन एम्पावरमेंट। क्या है? इस टॉपिक का नाम है विमेन एम्पावरमेंट। अगर आपका टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका हिंदी होता है साहित्य समीक्षा।
लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, हम इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या इससे पहले कोई शोध हुआ है, तो उससे पहले जो शोध होगा उस शोध को, जो इस टॉपिक पे हुआ है, उस शोध को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसका हम एक मूल्यांकन करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि इस टॉपिक पे रिसर्च तो हुआ है, लेकिन हम जो खोजना चाहते हैं उसका इसमें अभाव है। क्या है, उसका इसमें अभाव है। यही हो जाएगा लिटरेचर रिव्यू। क्या हो जाएगा, लिटरेचर रिव्यू। मतलब हम इस टॉपिक से रिलेटेड 10, 5, 20 जितने भी रिसर्च हुए हैं उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे टॉपिक को सेम टू सेम कवर करता है क्या। तो इसी को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। समझ गए। चलो, तो नैरेटिव रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है कि यह लिटरेचर रिव्यू पर आधारित होता है। एक नैरेटिव बनाना, कई बार इसे सिस्टमेटिक रिव्यू के विपरीत रखा जाता है और यह सिस्टमेटिक रिव्यू की तुलना में लेस फोकस्ड होता है और इसका उद्देश्य लिटरेचर की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करना होता है। स्टोरी, इंटरप्रिटेशन और संदर्भ, इन सब चीजों को चलो, अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम इंडिया में रहते हैं ना। इंडिया में दो तरह के लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं। कितने तरह के, दो तरह के लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल अगर पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो दो तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं। पहला नैरेटिव्स है कि हमारा देश महान है। क्या है, हमारा देश महान है, ये हमारा पहला नैरेटिव हो गया। दूसरा नैरेटिव कहता है कि हमारे देश में सिविक सेंस नहीं है। क्या है, सिविक सेंस नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में भूखमरी है, हमारे देश में गरीबी है। तो एक एक तरह का इंसान क्या सोच रहा है, हमारा देश महान है चाहे कितने भी कमी हो। ठीक है, ये किस नैरेटिव्स क्या बना रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको लेस फोकस्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, लेस फोकस्ड, प्रॉब्लम को फोकस नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा नैरेटिव्स बना रहा है जिससे ये लगे कि हमारा देश महान है, विश्व गुरु है। लेकिन दूसरा नैरेटिव्स क्या कह रहा है, दूसरा नैरेटिव्स जो लिटरेचर है उसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इंडिया का एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कह रहा है कि हमारी देश में समस्या है, एक्चुअल में बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है। तो ये क्या हो गया, नैरेटिव्स रिसर्च। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्च हो रखा है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नैरेटिव रिसर्च करेंगे जिसमें उस चीज का या तो हम बुराई करेंगे या तो हम बड़ाई करेंगे। तो नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, लिटरेचर की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करता है, आलोचना करता है, आलोचनात्मक जो व्याख्या होता है उसी को क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, आलोचनात्मक व्याख्या। समझ गए। अरे समझे, गुड। तो ये हमारा नैरेटिव रिसर्च हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, फेनोमेनोलॉजी, मतलब प्रत्ययवाद या अनुभव परक शोध। जो फेनोमेन होता है, जो चल रहा होता है हमारे लाइफ में, उसी का अध्ययन करना फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है।
या अनुभव परक शोध कहा जाता है। तो यह शोध ह्यूमन एक्सपीरियंस का अध्ययन करता है। क्या करता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस का अध्ययन करता है और इन एक्सपीरियंस को लाइव्ड एक्सपीरियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइव्ड एक्सपीरियंस। रिसर्चर्स पहले अपनी पूर्व धारणाओं को अलग रखता है और इसे ब्रैकेटिंग कहते हैं कि अपनी पूर्व अवधारणा को हम अलग रखेंगे। तो अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, क्या है? अगर आप रिसर्चर्स हैं, ठीक है, तो आपकी एक धारणा है कि मेरा देश महान है। क्या है? मेरा देश महान है। ये आपका एक पूर्व अवधारणा हो गया। क्या हो गया? पूर्व धारणा हो गया। समझ गए? तो इसको क्या करेंगे? आप अलग रखेंगे। और अलग रखना को क्या कहते हैं? ब्रैकेटिंग। आप इसका क्या कर दिए? ब्रैकेटिंग कर दिए, अलग रख दिए। अब रिसर्चर्स क्या करेगा? एक लाइव एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? लाइव एक्सपीरियंस। और उस लाइव एक्सपीरियंस के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कम से कम 10 गली मोहल्ला में जाके देखना पड़ेगा। वहां के सिचुएशंस देखना पड़ेगा उसको कि लोगों का जीवन कैसा है। सड़कें टूटी पड़ी है, ठीक है, समाज में कुप्रथा व्याप्त है। तो ये क्या देखा? वो लाइव एक्सपीरियंस किया। लाइव एक्सपीरियंस। तो ये क्या हो जाएगा? फेनोमेनोलॉजी। जो तत्कालीन समय में जो चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, उसका अध्ययन करना ही फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए इसको प्रत्ययवाद या अनुभव परक शोध कहा जाता है। तो रेस्पोंडेंट से उनके अनुभव का वर्णन कराया जाता है। और डाटा कलेक्शन मुख्यतः इंटरव्यू से होता है। तो आपसे पूछा जाएगा आपके समस्या, वर्तमान समस्या, और आप अपनी समस्या बताएंगे और हम अब उसको ऐड करेंगे और वही हम लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एज इट इज। जो आप बताएंगे उसको एज इट इज लिख देंगे। उसी को हम फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। समझ गए? तो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल में युद्ध बंदियों की पत्नियों की अनुभव का अध्ययन करें। जो युद्ध बंदी है, युद्ध में बंदी बन गया, पाकिस्तान उठा के ले गया है, उनकी पत्नियों के अनुभव का हम अध्ययन करने जाए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपके पति युद्ध बंदी बने हुए हैं। समझ गए? इसी को हम प्रत्ययवाद या फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। क्या समझे? समझ में आया? हाँ, समस्या को हम एज इट इज लिख दिए, बस हम समस्या का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं नहीं, अपने तरफ से कुछ नहीं लिखना। नैरेटिव रिसर्च। एक नैरेटिव बनाते हैं हम। कोई डेटा पहले से उपलब्ध है, उस पे हम एक नैरेटिव बनाते हैं। एक शोध, कथात्मक शोध करते हैं। कथा कहते हैं कि भैया वो जो काम किया वो गलत किया है। कैसे गलत किया है? तो उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए। एक नैरेटिव बिल्ड होता है। ठीक है। हम्म। तो अब क्वालिटेटिव मेथड जो है उसके नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। इथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी को
हाँ, तो हम तो गुणात्मक शोध का ही प्रकार देख रहे हैं ना। ये क्वालिटी, हाँ क्वालिटी, गुड। चलो, एथनोग्राफी का अर्थ होता है लर्निंग फ्रॉम पीपल, लोगों से सीखना। मतलब लोग कहाँ रहते हैं? समाज में। और समाज में क्या होता है? संस्कृति। तो ओवरऑल हमको क्या करना है? उनके संस्कृतियों का अध्ययन करना है। तो इथनोग्राफी का अर्थ लर्निंग फ्रॉम पीपल, मतलब इसका हिंदी निरीह वंश विज्ञान या जातीय अध्ययन है ना। तो कल्चरल ग्रुप्स का अध्ययन करना होता है इथनोग्राफी में। ठीक है, इसे कहा गया है कि इनकाउंटरिंग डिफरेंट वर्ल्ड एंड मेकिंग सेंस ऑफ देम, विभिन्न तरह के जो दुनिया है उसको समझना है एक, और उसका एक सेंस बनाना है, एक मतलब बनाना है। ठीक है, तो इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो वर्ल्ड पार्टिसिपेंट के, रिसर्चर्स का वर्ल्ड और पार्टिसिपेंट का वर्ल्ड, रिसर्चर्स जो होता है, रिसर्चर्स का वर्ल्ड और पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड को समझने का प्रयास करता है। समझ गए? रिसर्चर्स का जो वर्ल्ड होता है वो पार्टिसिपेंट के वर्ल्ड को समझने का, मतलब रिसर्चर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, किसका? रिसर्चर्स का ओपिनियन या कल्चर, वो दूसरे के कल्चर को समझने में हेल्प, समझने का प्रयास करता है। इसी को निरीवंश विज्ञान या जातीय अध्ययन कहते हैं, है ना। मतलब समूह, सांस्कृतिक समूहों का गहन अध्ययन। ठीक है, तो रिसर्चर्स अक्सर लोगों के साथ रहता है और उनकी संस्कृति का हिस्सा बनता है। जब तक आप किसी के घर में नहीं जाएंगे तब तक उसके घर में कौन कौन सा पूजा हो रहा है उसको कैसे समझेंगे? उसके घर के लोग खाना खाते समय खाना को पूजते हैं, कैसे ही खा लेते हैं, है ना। खाना को नमन करते हैं उसके बाद खाते हैं, या वो कितना बार नमाज पढ़ते हैं, कितना बार पूजा करते हैं, सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं, ये सब उनके कल्चर है। क्या है? उनका कल्चर है। तो अगर आप इथनोग्राफी का रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको उनकी संस्कृति का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? रिसर्चर को जो जिस पे रिसर्च करते हैं उनकी संस्कृति का हिस्सा बनना पड़ता है। उनके रिचुअल्स को, उनके कस्टम्स को, उनके बिलीफ का अध्ययन करना पड़ता है, और पूरा कल्चरल ग्रुप या सब ग्रुप का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, पूरा कल्चरल ग्रुप या सब। देखो, अब एक गांव में जो लोग रहते हैं, चाहे 50 घर हो या 100 घर हो, लगभग उन लोगों का जो अवधारणा होगा सेम ही होगा अगर संस्कृति की बात करें तो, है ना। एक गांव है। हम्म, बिल्कुल। एथनोग्राफिकल जो रिसर्च होता है वो जनजातियों पे ही होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर होता है वो नोन होता है, एक्सपोज्ड होता है। हम जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, भले ही हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा कल्चर एक्सपोज्ड है। बहुत माइनर सा चेंजेस है, लेकिन हम उतना ज्यादा अपने कल्चर को लेके स्ट्रिक्ट भी नहीं है। लेकिन जो जनजातीय समूह होता है वो अपने कल्चर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनका जो कल्चर है उसको समझने के लिए हम निरीवंश विज्ञान के द्वारा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वे लोग जो संस्कृति के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, है ना। मुख्य सूचनादाता कौन होता है? जो संस्कृति के बारे में सबसे अधिक जानता है। तो इसमें डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? तो पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करके, उनके घर पे जाके, उनका इंटरव्यू लेके, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो होता है
साइमल्टेनियसली चलता है, दोनों साथ साथ चलता है। क्या चलता है? दोनों साथ साथ चलता है। और अंतिम उद्देश्य क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल थ्योरी। एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश की ट्राइबल सोसाइटी की अध्ययन करना होगा, तो आप जाएंगे, आप अगर किसी के संस्कृति में घुसेंगे तो पहले अपनी संस्कृति को क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो ब्रैकेटिंग करना पड़ेगा। अपनी संस्कृति की ब्रैकेटिंग करके उनका समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि आपका जो कल्चर है, रिसर्चर्स का कल्चर पार्टिसिपेंट के कल्चर को समझने का प्रयास करता है। अब ये बात कैसे प्रूफ होता है? इससे समझो कि आप सो के उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना बनता है, खा लेते हैं। आपके पास एक पूर्व अवधारणा बना हुआ है, खाना बनता है, खा लेते हैं, मस्त एंजॉय, सो जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे उसको कि सो के उठ रहा है, तो शिकार करने जा रहा है, तो आपका कल्चर सोचेगा ओ माय गॉड, हमारा जिंदगी कितना आसान था, आसान है। हम सो के उठते हैं, हमारे पास खाना होता है, हम खा लेते हैं। लेकिन वो उनको देखेंगे सो के उठेगा, शिकार करने जाएगा, बाहर से भोजन एकत्रित करने जाएगा, तब उसको खाना मिलेगा। तो आपका जो कल्चर है ना, उसके कल्चर को समझने का प्रयास कर। आप नहीं समझ रहे हैं, आपका कल्चर समझ रहा है, आपका पूर्व अवधारणा समझ रहा है। इसीलिए कहा जाता है इसमें कि आपका जो वर्ल्ड होता है, पार्टिसिपेंट के वर्ल्ड को समझने का प्रयास करता है। इसी को हम इथनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इथनोग्राफी कल्चरल ग्रुप्स की गहन अध्ययन होता है। समझ गए? लर्निंग फ्रॉम पीपल। सबको समझ में आ गया? चलो, अब है सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स का मतलब होता है संकेत विज्ञान। ये सब टाइप्स ऑफ गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च। सेमियोटिक्स का संबंध साइन और सिंबल से होता है। संकेत विज्ञान है तो संकेत की बात करेगा ना, तो यह मास मीडिया, ब्रांड और कंज्यूमर द्वारा प्रसारित हिडन मीनिंग्स को समझने में सहायक होता है, सेमियोटिक्स। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मैसेज को डिकोड करना, मैसेज को डिकोड करना, डिकोडिंग ऑफ मैसेज। यह बताता है कि किसी संस्कृति में मीनिंग्स कैसे बनाया जाता है। तो मीनिंग्स, सिंबल और कल्चर का हम अध्ययन करते हैं, उसको सेमियोटिक्स कहते हैं। चलो, हम इस एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप बताओ मेरे को कि ये जो ऐसे सामने ऐसे करना, ये आप हमें देख पा रहे हैं? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं? तो हमारा, अगर हम दोनों हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करते हैं, है ना, हम दोनों हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करते हैं, हम एज ए हिंदू, मतलब हिंदू, जो हिंदू होते हैं वो ऐसे दोनों हाथ जोड़ के किसी देवी देवता, भगवान या अपने बड़े का सम्मान करने के लिए उसको प्रणाम करते हैं, है ना। तो हमारे लैंग्वेज में ऐसे करने, हमारे कल्चर में इस तरह का अगर कोई गेस्चर देता है तो उसको हम क्या क्या इस तरह का अगर कोई संकेत देता है तो उसको क्या समझते हैं? रिस्पेक्ट समझते हैं, रिक्वेस्ट समझते हैं, प्रणाम करना समझते हैं, है ना, ग्रीटिंग समझते हैं, समझते हैं ना। लेकिन एक ट्राइबल ग्रुप है जिसके बारे में हमको नहीं पता, वो अगर ऐसे करता है, ऐसे करता है, मतलब उसको मारना चाहता है। एक ट्राइबल ग्रुप में के सामने अगर ऐसे कर दिए जाके
तो वो समझेगा कि आप उसको जान से मार देंगे। क्या समझे? अगर ऐसे करने का मतलब होता है आप उसको दबा के मारना चाहते हैं, तो इसका अलग अलग संकेत निकल रहा है। एक कल्चर जो हमारा कल्चर है, इसमें इसका मतलब होता है आप उसका बहुत सम्मान करें, और दूसरा कल्चर क्या कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि आप उसको मारना चाहते हैं। तो ये सेमियोटिक्स जो होता है वो डिफरेंट कल्चर्स के जो एक ही संकेत होता है लेकिन अलग अलग मीनिंग्स होता है, उसको समझने का प्रयास करता है सेमियोटिक्स। समझ गए? अब मुस्लिम में ऐसे करने को क्या बोलते हैं? मतलब दुआ मांगने वाला जो सिंबल होता है वो ऐसे हाथ दोनों करना होता है। तो हम अगर ऐसे खड़ा है, मुस्लिम अगर ऐसे खड़ा है तो वो प्रे कर रहा है ना। लेकिन अगर एक भिखारी ऐसे खड़ा है, इसका मतलब क्या? भीख मांग रहा है। तो उसका कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है, लेकिन संकेत तो एक ही है ना। क्या समझे बेटा? संकेत तो एक ही है ना। तो जो सेमियोटिक्स है वो इसी का अध्ययन करता है कि अलग अलग कल्चर में सेम सिंबल का अलग अलग मतलब होता है, डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस। ठीक है। उसके हिडन मीनिंग्स को समझ गए? संकेत के हिडन मीनिंग्स को समझना सेमियोटिक्स कहलाता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेटिव या इमेंसिपेटरी पैराडिग्म, है ना, परिवर्तनकारी या मुक्ति उन्मुख प्रतिमान। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेटिव या इमेंसिपेटरी पैराडिग्म जो है यह मानता है कि रियलिटी जो होते हैं वो निम्न से प्रभावित होते हैं। रियलिटी जो होते हैं वो निम्न से प्रभावित होते हैं। किससे? कल्चर से प्रभावित होते हैं, पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं, इकोनॉमिक्स से, रेस से, जेंडर से, इथनिसिटी से और डिसेबिलिटी से। सच्चाई जो होता है वो इतने सारे चीजों से प्रभावित होता है। कौन मानता है? ट्रांसफॉर्मेटिव या मुक्ति उन्मुख प्रतिमान। कैसे? तो इसमें वैल्यूज को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और वैल्यूज और बिलीफ संस्कृति के अनुसार बदलते हैं। लेकिन रिसर्चर्स का क्या उद्देश्य होता है? वो क्रिटिकल प्रैक्सिस अपनाता है। मतलब वो आलोचनात्मक व्यवहारिक परिवर्तन जो होता है उसको ऑब्जर्व करता है। क्या समझे? कि सच जो होता है वो उसको कौन कौन प्रभावित करता है। चलो, एक बहुत अमीर व्यक्ति है। क्या है? एक बहुत अमीर व्यक्ति है और उसने किसी का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, इसका इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। कल्चरल में ये ऊंचे कास्ट का है, ऊंची जाति का है। जेंडर में ये मेल है। ठीक है। इथनिसिटी भी इसका बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही भरा पड़ा है। लोग इससे इन्फ्लुएंस होता है। ये मर्डर कर दिया, कह रहा है कि मैं मर्डर नहीं किया हूं। लोग इस पे बिलीव करेंगे? लोग इस पे बिलीव करेंगे कि मर्डर किया है कि नहीं किया है? पागल, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये अमीर है भाई, ऊंची जात का है, गलत काम नहीं करता है, इसका समाज में प्रभाव है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन मर्डर किया है।
कर हम नहीं किए हैं, माफी मांग रहा है जो कभी नहीं करता है, मेरे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। जैसे आनंद सिंह को देख लो, आनंद सिंह दुलार चंद यादव को मरवा दिया, मरवाया ना, लेकिन तत्काल उससे पूछा जा रहा था तो बोला हम नहीं मरवाए हैं, हमको नहीं पता। लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रभाव था। तो यहां पे सच्चाई प्रभावित हुआ कि नहीं, बताओ। हुआ ना प्रभावित। बस यही तो हम समझाना चाहते हैं कि रियलिटी जो होता है इन सब चीजों से प्रभावित होता है। तो ये तो हम आपको पहला एग्जांपल दे दिए। एक आदमी समाज में है जो गरीब है, क्या है, गरीब है, थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, वो गरीब भी है, कमजोर भी है, और वो काला दिखता है, ठीक है, नीची जाति का है, और काला है, नीची जाति का है, समझ गए। गरीब है, बहुत ज्यादा लाचार है, मेहनत करके खाता है। अब सेम चीज है, इस पे आएगा, ये मर्डर नहीं करेगा, मर्डर नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन इस पे आरोप लगेगा कि इसी ने मर्डर किया है। इस पे क्या आरोप लगेगा कि मर्डर इसी ने किया है। भले ही मर्डर नहीं किया हो, लेकिन अधिकांश लोग ये मान लेगा कि पक्का ही साला मारा होगा, कि गरीब है, ये एकदम कमजोर है, लाचार है, ये अत्याचारी होगा पक्का। तो सत्य प्रभावित हुआ कि नहीं, हुआ ना। बस इसी को कहते हैं हम इमेंसिपेटरी पैराडिग्म, मुक्ति उन्मुख प्रतिमान या ट्रांसफॉर्मेटिव। समझ गए। तो रिसर्चर्स का क्या उद्देश्य होता है, इसमें आलोचना करता है, उस सच का आलोचना करता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेटिव देख ली, इमेंसिपेटरी। अब हम देखेंगे केस स्टडी रिसर्च क्या होता है। केस स्टडी रिसर्च कुछ थोड़ा सा और है, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्शन रिसर्च के लिए कल देखेंगे, अब टाइम बहुत हो, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है कि केस स्टडी रिसर्च क्या होता है। तो केस स्टडी रिसर्च जो होता है वो दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। और इस शोध का, ये शोध जो होता है वो पर्पस और डिजाइन पर निर्भर करता है। इसका उपयोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। हम कोई थ्योरी बनाए और उसका टेस्ट किए, नहीं होता, थ्योरी के लिए नहीं होता, बल्कि इसका हाइपोथेसिस बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। इसमें डाटा कलेक्शन का मेथड जो होता है वो क्वेश्चन आयर से होता है। क्वेश्चन आयर मतलब समझते हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन का एक ग्रुप बना के आपके सामने दे दिया जाए, ठीक है, इंटरव्यूज के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, रिटन रिकॉर्ड्स के द्वारा। तो ये जनरली केस स्टडीज जो होता है फील्ड एजुकेशन, सॉरी मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, और इसमें फोकस जो होता है वो डीप एंड डिटेल्स एनालिसिस, मतलब डीप डिगिंग पे होता है। तो जो केस स्टडी होता है वो डीप डिगिंग से रिलेटेड हो गया। किससे, डीप डिगिंग। चलो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। केस स्टडी करने के लिए कोई एक प्रॉब्लम है समाज में, क्या है, एक प्रॉब्लम है,
एक पर्टिकुलर जगह पे वो प्रॉब्लम है। मान लो दरभंगा में एक प्रॉब्लम है, दरभंगा में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है, क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। एजुकेशन तो है लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। तो हम पर्टिकुलर दरभंगा के केस पे हम केस स्टडी करेंगे, इस पर्टिकुलर जगह का अध्ययन करेंगे हम। कौन सा जगह? दरभंगा। तो उस पर्टिकुलर जगह का जब हम अध्ययन करेंगे तो इस दरभंगा में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। कितना? कम से कम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 5-10 लाख लोग होंगे, एक अंदाज से 10 लाख से ही ज्यादा ही होंगे, है ना? तो 10 लाख लोगों पे रिसर्च करना तो संभव नहीं है। तो हम यहाँ से कुछ सैंपल साइज लेंगे। क्या लेंगे? एक सैंपल कि हम मास्टर्स करने वाले 10,000 लोगों पे रिसर्च करेंगे, 10 लाख का कुछ परसेंट, 10,000 लोगों पे। और यहाँ इनसे देखेंगे कि क्या इनमें क्वालिटी है क्या? तो एजुकेशन के पर्पस पे हो गया, मैनेजमेंट के पर्पस पे भी होता है, फिलोसफी साइकोलॉजी में भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे, है ना? इनके रिटन रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। तो ये केस स्टडी हो गया, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए नहीं होता है, हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए होता है। तब हम इस आधार पर एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि क्या हाइपोथेसिस जनरेट किए कि दरभंगा में क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड 100% तो नहीं ना हुआ है, हम एक सैंपल पे किए हैं। तो इस सैंपल क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक हिस्सा हो गया। समझ गया? चलो, तो ये केस स्टडी हो गया। अब है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस से हमारा तात्पर्य होता है कि इसे टेक्स्ट एनालिसिस भी कहा जाता है, मतलब सोशल लाइफ का अध्ययन करना, आपके वर्ड्स, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना कहलाता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट तो जानते हैं ना आप लोग, जो सोर्सेस ऑफ स्टडी, सोर्सेस होता है, मटेरियल होता है, उसी को कंटेंट कहते हैं ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए कंटेंट क्या हुआ? ये पीपीटी मेरे लिए कंटेंट है। ठीक है, तो ये कंटेंट का अध्ययन करना ही कंटेंट, वर्ड्स का, टेक्स्ट का, वर्ड्स की कंटेंट में अध्ययन जो लिखा हुआ है सही है या गलत है। ठीक है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए या और छोटा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसा है, पीडीएफ में होना चाहिए कि वर्ड में होना चाहिए। तो इसका अध्ययन करना कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। अवेलेबल डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट को समझकर मीनिंगफुल इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब केस स्टडी, यह केस स्टडी से क्लोजली रिलेटेड है। केस स्टडी में इन सब चीजों को का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्राउंडेड थ्योरी। क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी? आधारित सिद्धांत। क्या आधारित सिद्धांत? सो गए क्या आप लोग? गुड। यहाँ पे जो 23 लोग हैं ना, ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग लोग हैं, जो मेहनती भी है। तो आप लोग ऐसे ही रोज जुड़े रहिए और रिजल्ट तो जरूर होगा। ठीक है, लास्ट लास्ट तक जो रुका रहता है वही समझो पढ़ने वाला है, बाकी सब तो आओ सनम जाओ सनम। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी से हमारा तात्पर्य है, ग्राउंडेड थ्योरी ग्लेसर और स्ट्रॉस के द्वारा 1967 में डेवलप किया गया है। और इसमें थ्योरी डाटा से निकलती है। थ्योरी कहां से निकलती है? डेटा से, ना कि पहले से तय होती है। ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी डेटा से निकलती है
पहले से तय नहीं होती है। डेटा जो होता है वो नेचुरलिस्टिक और फील्ड सेटिंग से कलेक्ट किया जाता है, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू, नोट्स, टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, और कांस्टेंट कंपैरिजन किया जाता है, मतलब नए डेटा की तुलना पुराने डेटा से की जाती है। सोशल लाइफ के फंडामेंटल पैटर्न को पहचाना जाता है, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में। तो बेसिक सोशल प्रोसेसेस क्या होता है, तो थ्योरी को डेटा के अनुसार लगातार मॉडिफाई किया जाता है। जैसे चलो यहाँ पे समझो, थ्योरी किससे निकला, डेटा से। मान लो मौसम विज्ञान चल रहा है, क्या है मौसम विज्ञान, आज वेदर 8 डिग्री रहा और रात में रहा मिनिमम रहा 8 डिग्री और मैक्सिमम रहा 20 डिग्री। ठीक है, तो इस परसेप्शन, फिर दूसरा दिन 8 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, तीसरा दिन 9 डिग्री और 21 डिग्री। तो यहाँ पे डेटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। डेटा के आधार पे हम थ्योरी बनाए क्या, कि हर 2 दिन बाद तापमान बढ़ जा रहा है, मतलब आने वाला 10 दिन में तापमान बढ़ेगा, आने वाला जो डे होगा उसमें टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी। मतलब इसमें हम नया डेटा देख के पुराने डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हम डेटा क्या निकला, इंक्रीज करेगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया मिनिमम और मैक्सिमम 14 डिग्री। अब हम क्या, ये पुराना डेटा तो काम का नहीं रहा, तो इसमें हम अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और अपडेट करके हम बताएंगे कि नहीं, टेम्परेचर और गिरने वाला, 6 डिग्री होने वाला। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भूकंप आने से पहले नहीं पता होता है, लेकिन भूकंप जब आ जाता है तो उसके पास डेटा मिल जाता है, डेटा मिलता है ना, डेटा के आधार पे थ्योरी क्रिएट करता है। क्या थ्योरी क्रिएट करता है, कि 7 रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आया है तो उसके बाद एक और झटका आता है, तो वैज्ञानिक कहने लगेगा कि फिर से भूकंप आएगा, क्या आएगा, फिर से भूकंप आएगा। क्या समझे, यही होता है ग्राउंडेड थ्योरी। इसमें थ्योरी से डेटा निकलता है, ना कि पहले से तय होता है। ठीक है, डेटा नेचुरलिस्टिक फील्ड सेटिंग से कलेक्ट किया जाता है और फिर वहां से थ्योरी बनाया जाता है। तो नए डेटा की तुलना पुराने डेटा से की जाती है, हमेशा हमेशा किया जा रहा है ना यहाँ पे, रोज रोज। अब लास्ट है व्याख्यात्मक सिद्धांत। हर हर में न्यूटिक्स, जिसको हम हिंदी में व्याख्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब जो होता है वो थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसका विशेष रूप से प्रयोग बिब्लिकल टेक्स्ट, विजडम लिटरेचर और फिलोसफिकल टेक्स्ट के लिए किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट के डीप मीनिंग को समझ। क्या समझे, बिब्लिकल टेक्स्ट जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं, नहीं जानते हैं, बिब्लियोग्राफी जानते हैं, बिब्लियोग्राफी जो होता है ना, संदर्भ ग्रंथ, इसका हिंदी होता है संदर्भ ग्रंथ। तो संदर्भ ग्रंथ में जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें हम कोई कभी कभी कोड का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, कोड। ठीक है, कभी कभी एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम थ्योरी को शॉर्ट में इंटरप्रेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। कभी कभी हम लिंक दे देते हैं बिब्लियोग्राफी में, ताकि लिंक पे क्लिक करके फाइनल मिल जाए। ठीक है,
तो ये सब क्या है, उसको इंटरप्रिटेशन है, उसकी व्याख्या हो गया, किसकी, जो कोड दिए उसकी व्याख्या हो गया। इसी को हम व्याख्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो थ्योरी और मेथोडोलॉजी मतलब विधि जो होता है उसको हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। समझ गए। फिलोसफिकल टेक्स्ट और विजडम लिटरेचर से हमारा तात्पर्य होता है कि हम जो कोड होता है, कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास से हमारा जो बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है उसको पढ़ेंगे और हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। ठीक है, एक्शन रिसर्च का अर्थ होता है अवधारणा, है ना। तो एक्शन रिसर्च, सॉरी, क्रियात्मक रिसर्च, क्रियात्मक रिसर्च में हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम को पहचान कर तुरंत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना। कहाँ गई मनीषा। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या देखते थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करना। तो अप्लाई कर दिए पहले, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। तो अप्लाई के बाद ही एक्शन होता है। प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करने लगे, अब हम एक्शन लेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को पहचानेंगे और तुरंत उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। और इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। समझ गए। इवेल्युएटिव, इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल मेथड का एक समूह होता है एक्शन रिसर्च। वो व्यवहारिक रिसर्च हो गया जो हम प्रॉब्लम के अनुसार करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम को पहचान कर हम तुरंत सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम का क्विक और इफेक्टिव समाधान ढूंढने के लिए एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका उद्गम एक्शन रिसर्च शब्द का सबसे पहले खोज कूट लेविन ने 1940 ईस्वी में किया था। उन्हें फादर ऑफ एक्शन रिसर्च कहा जाता है। और कूट लेविस की भाषा में एक्शन रिसर्च का परिभाषा होता है ए स्पाइरल ऑफ स्टेप्स कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, एक्शन एंड फैक्ट फाइंडिंग। समझ गए। तो ये रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में क्विक और इफेक्टिव समाधान ढूंढना हो गया। बहुत माइनर सा अंतर है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं व्यवहारिक और क्रियात्मक रिसर्च। ठीक है, अंतर भी बता देंगे अगले क्लास में आप लोग। तो यही कुछ बचा हुआ पार्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, बहुत टाइम हो गया ना। आप लोग